हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे जिससे रिलेटेड एग्जांपल हमने नहीं करे थे। एक कॉन्सेप्ट था आपका कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग लीज, इसको हमने समझ लिया था, और एक था सब लीज, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया था, बट कोई एग्जांपल हमने इससे रिलेटेड नहीं करा था। तो एक एक एग्जांपल इन दोनों से रिलेटेड करेंगे, और एक बचता है आपका फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, इसको समझेंगे और साथ साथ इसका एक क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। इतना ही काम बचा है 116 में, बाकी सब काम कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फटाफट। आसान सा एग्जाम्पल है, आइए देखें यहाँ से। तो पहले रीड करते हैं एग्जाम्पल को, फिर समझते हैं क्या कहता है। तो ये है आपके लिए सामने एग्जाम्पल, पहले रीड कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। ए लिमिटेड टुक ऑन लीज मशीनरी एंड इट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर, रेंटल 10,000 per annum, standalone price for machinery 8,000, maintenance 3,000, IBR 10%, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये आपका एग्जांपल है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि कभी कभी हम जब लीज में देखते हैं तो आपके कंपोनेंट भी होता है, नॉन लीज कंपोनेंट। तो लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट दोनों को आपको सेपरेट करना होता है। उसमें हमने समझा था, एक बार फटाफट 1 मिनट में देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या था वहाँ पे। ये रहा कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग लीज। तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में आपका नॉन लीज कंपोनेंट भी आ जाता है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करोगे तो जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसको पूरे को आप 116 मान के ट्रीट कर देना, लेकिन आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट करोगे तो आपको लीज वाला अलग सेपरेट करना पड़ेगा, नॉन लीज वाला अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो नॉन लीज वाले पे कोई और इंडेक्स लगेगा और जो लीज वाला है उस पर 116 लग जाएगा। और यहाँ पर लिखा था कि स्टैंड ऑन प्राइजेस के बेसिस पे आपने इसको अमाउंट को डिवाइड करना है। उनके एक्चुअल जो स्टैंड ऑन प्राइस होंगे ना, अगर हम उसको अलग अलग खरीदते हैं, यहाँ पर हमने वाला टी कॉफ़ी वाला हमने देखा भी था एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगर AISD एडमिन, इंश्योरेंस कॉस्ट, सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों का अगर बात करें तो इसको आप अलग कंपोनेंट ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। ये उसमें ऐड कर दोगे जो लीज वाले आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है? ए लिमिटेड टुक ऑन लीज मशीनरी एंड इट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। दो चीज़ें हैं, मशीनरी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर 3 ईयर्स। रेंटल है 10,000 पर एनम, टोटल रेंटल है आपका 10,000 पर एनम। स्टैंड अलोन प्राइसेस अगर अलग अलग लेते तो आप मशीनरी 8,000 की पड़ती, मेंटेनेंस जो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3,000 का पड़ता। IBR दे रखा है, बहुत बढ़िया, 10% है। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप इसको सेपरेट करोगे या तो आप सेपरेट नहीं करोगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप इसको सेपरेट नहीं करोगे। तो अगर सेपरेट नहीं करोगे तो इन दोनों बातों का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। रेंटल 10,000 पर एनम है, तो इसका क्या करोगे, इसको आप 116 मान के ट्रीट कर दोगे। 3 साल का है, 10,000 रुपये हर साल आपको रेंट देना है। तो अगर आप लेसी हो तो क्या आपके लिए लाइबिलिटी है, तो एंट्री क्या करोगे, राउ डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। और अमाउंट कैसे आएगा, 10 साल का है, 10% के हिसाब से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 साल का, 3 साल है, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वाली एंट्री आप मार दोगे, और इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा और इस पे इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और हर साल आप 10-10 हज़ार पे भी करते जाओगे, खत्म। और उसकी ट्रीटमेंट कुछ नहीं करनी है आपने। नो ट्रीटमेंट फॉर मेंटेनेंस या एडमिन, जो आपका यहाँ पर एडमिन तो नहीं है, बट यहाँ पर जो मशीनरी दे रखा था और मेंटेनेंस दे रखा था, इन दोनों को आपने अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करनी है, पूरी ट्रीटमेंट खत्म हो गई है, ठीक है। ये ऐसे ही है। आगे देखते हैं। ए लिमिटेड ऑप्ट फॉर सेपरेशन। तो अगर सेपरेट करता है वो, आंसर में जो भी लिखा है अपने को पता है क्या करना है, कैसे करना है। अगर सेपरेट दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करना है, टोटल अमाउंट तो आपको पता है इतना रेंट देना है आपने, बट इसमें से कितना मशीन के लिए दोगे और कितना मेंटेनेंस के लिए दोगे वो आपको सेपरेट करना है। तो रेशो क्या बन जाएगी, 8,000 बाई 11,000। तो एक तो रेशो ये बन जाएगी 8,000 बाई 11,000, दूसरी बन जाएगी 3,000 बाई 11,000। तो 10,000 इंटू 8 बाई 11, 10,000 इंटू 3 बाई 11। दो अमाउंट आएंगे, मशीनरी का अमाउंट अलग आएगा और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट अलग आ जाएगा। तो 10,000 को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा था आपका 8 बाई 11 जिसको करा था आपने, तो 8 बाई 11 वाले हिस्से को आप 116 से ट्रीट करोगे, और बाकी का जो है उसको आप जो भी उस पर इंडेक्स लग रहा है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो एज एन एक्सपेंस मान लोगे, तो एक्सपेंस से डायरेक्टली P&L में चला जाता है। तो यही है, यहाँ पर नीचे कर रखा है कि भाई ये मशीनरी इतने की है, स्टैंडर्ड ऑन प्राइस यहाँ पर दे रखे हैं, रेंट इसका इतना है। तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर लीज रेंटल है 10,000 इंटू 8/11, 10,000 इंटू 3/11, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको ये तो निकाल लिया, 116 से ट्रीट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करोगे, एंट्री आती है आपकी राउ एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब ये वाला अमाउंट है आपने 3 साल तक देना है, तो इसको आप 3 साल तक दोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो आपका वो आ जाएगा राउ डेबिट टू LL में। इसका तो क्या है, हर साल पे करोगे तो आप इसको डायरेक्टली P&L में दिखा देना। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर यहाँ पर कोई एडमिन कॉस्ट भी दे रखी होती तो क्या करते। याद है लास्ट में हमने करा था कि एडमिन वगैरह कॉस्ट, अगर ऐसी कोई कॉस्ट देता है वो, तो आप उसको उसी में ही ऐड कर दोगे। एडमिन कॉस्ट है या इंश्योरेंस कॉस्ट है, ऐसी कोई कॉस्ट आती है तो आप
एडमिन कॉस्ट के बारे में क्या कहता है कि आप उसको सेपरेट कंपोनेंट ट्रीट नहीं करोगे। यहाँ पर भी लिखा था कि आर नॉट कंसिडर एज कंपोनेंट, इनको आप कंपोनेंट ही नहीं मानते तो सेपरेट करने की बात नहीं आती। तो आप इसमें करते क्या हो, अगर कोई ऐसे एडमिन कॉस्ट दे रखी होती है तो आप उसको वहीं मशीनरी में ही ऐड कर दोगे। जैसे मशीनरी थी और एडमिन कॉस्ट दे रखा था तो आप इसको हटा के मशीनरी में ही ऐड कर दिया, तो मशीनरी आपने कितनी होगी आपकी 2000 की। तो यहाँ पर भी यही बता रखा है कि आपका देखो मशीनरी 7000, मेंटेनेंस 2000 एग्जांपल के तौर पे, और एडमिन कॉस्ट है इतनी। तो आप 10,000 को आप ऐसे अलग अलग तीनों में नहीं बांटोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई गलत। आपकी करना कैसे, आपको स्टैंड अलोन प्राइजेस के बेस पे आपको बांटना है। एडमिन इज नॉट कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ही नहीं है तो उसको आप अलग नहीं ट्रीट करोगे। ये एडमिन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करना होता है एक बार हम ना बुक से भी समझते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या कहता है यहाँ क्वेश्चन में। कह रहा है 5 साल की लीज है जिसमें से 10,000 इनकी एनुअल फिक्स पेमेंट है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। अ लेसी एंटर्स इनटू अ 5-year लीज ऑफ इक्विपमेंट विद एनुअल पेमेंट्स ऑफ 10,000। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स फिक्स्ड एनुअल पेमेंट एज फॉलोज: 8,000 फॉर रेंट, 15,000 फॉर मेंटेनेंस, 500 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। हाउ द कंसिडरेशन वुड बी एलोकेटेड। तो क्या कह रहा है, 10,000 रुपये इसका टोटल फिक्स्ड पेमेंट है जिसमें से इसका बाइफर्केशन बता रखा है। देखो 10,000 में से 8,000 तो रेंट का है, 1,500 जो है मेंटेनेंस का है और 500 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन का है। टोटल हो गया 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। अब कह रहा है कि बताओ इसमें आप इसको कैसे एलोकेट करोगे, तो नीचे आंसर दे रखे हैं। तो इसमें 2 कंपोनेंट साफ साफ दिख रहे हैं हमें, एक लीज कंपोनेंट है, एक नॉन लीज कंपोनेंट है। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन क्या देता है, एडमिन की बात कर रहे हैं अगर हम तो यहाँ पर चलो सोल्यूशन देख लेते हैं पूरा। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, लीज कंपोनेंट और एक नॉन लीज कंपोनेंट। लीज कंपोनेंट आपका इक्विपमेंट, नॉन लीज कंपोनेंट आपका मेंटेनेंस। द अमाउंट पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डज नॉट ट्रांसफर अ गुड्स ऑफ सर्विसेज टू द लेसी। तो सिंपल सी बात कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए जो आपने अमाउंट दे रहे हो ना 500 रुपये, तो उससे कोई गुड्स या सर्विस ट्रांसफर नहीं हो रही है लेसी को, ठीक है। और क्या कहता है, मीनिंग दैट द लीज डज नॉट इलेक्ट टू यूज द प्रैक्टिकल एग्जिबिट एज पर पैरा 15 ऑफ इंडिया 116, जरूरी नहीं है। आगे देखो, बोथ द लेसी एंड द लेसर अकाउंट फॉर लीज फॉर ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस कंपोनेंट सेपरेटली। कह रहा है जो लेसी है और जो लेसर है दोनों को, ये जो इक्विपमेंट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है दोनों को अकाउंट फॉर करेंगे, दोनों सेपरेटली। मतलब लेसी अपनी बुक्स में इस चीज़ को अलग अलग ट्रीट करेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट को और जो अपना इक्विपमेंट है, और लेसर भी अपनी बुक्स में दोनों को सेपरेटली ट्रीट करेगा, जो आपका लीज कंपोनेंट है उसको और नॉन लीज कंपोनेंट है उसको भी, ठीक है। अभी तक हमारा मेन बात तो आई नहीं। कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इज इंक्लूडेड इन द टोटल कंसिडरेशन टू बी एलोकेटेड बिटवीन दोज कंपोनेंट्स। कह रहा है कि ये जो 500 रुपये है ना, 500 रुपये इज इंक्लूडेड इन टोटल कंसिडरेशन, ठीक है, 10,000 में इंक्लूडेड है, टू बी एलोकेटेड बिटवीन दोज कंपोनेंट्स। दोज कंपोनेंट कौन से हैं, जो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट है, ठीक है। देयरफॉर टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट 50,000 विल बी एलोकेटेड। जो टोटल कंसिडरेशन है 50,000, देखो क्या कहना चाहता है, 10,000 रुपये है एक महीने की या 1 साल की, तो 1 साल की है 10,000, 5 साल की होगी 50,000। तो आपने ये 50,000 को जब आप एलोकेट करोगे ना, तो आपको लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में एलोकेट करना होता है। तो ये कह रहा है आपने जब एलोकेट करोगे तो आप इसको 8,000 और 1,500 ये ऐसे एलोकेट करोगे। मतलब जो आपका तीसरा कंपोनेंट था 500 रुपये का, उसको इसने इग्नोर कर दिया। आपने क्या ये कह रहा है कि टोटल, अभी चलो 10,000 से समझ लेते हैं, 10,000 को आपको ऐसे एलोकेट करना है, 10,000 इंटू 8,000 बाई 9,500 और 10,000 इंटू 1,500 बाई 9,500। आपको वाला 500 रुपये वाला जो है वो इसमें तो इंक्लूडेड है वो 500 रुपये, बट यहाँ पर आप उसको सेपरेटली नहीं आप उसको एलोकेट करोगे, ठीक है। सिंपल सा चाहते। अब वापस आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर भी हमने यही करा था कि इसमें तो क्वेश्चन में एडमिन था ही नहीं, अगर होता भी तो हम उसको नहीं ट्रीट करते, हम टोटल जो रेंटल है उसको देखते, रेंटल को ही हम इन दोनों में हम बांट देते, ठीक है। अगर एडमिन होता भी तो भी हम यहाँ पर इसको टोटल रेंटल को इन दोनों में ही बांटते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीज रेंटल के हिसाब से निकाल लिया था, ये भी निकाल लिया था, और इसका ट्रीटमेंट हमने जान लिया था कि कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर वही ट्रीटमेंट कर रखे कि लीज कंपोनेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है आता ही है हमें, और बाकी जो दूसरा एक्सपेंस है उसको आप क्या मशीनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, यहाँ पर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक दिखा रखा है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस है तो आपको उस रेलेवेंट इंडेक्स के हिसाब से ट्रीट करना होता है। तो एक तो ये वाला हो गया एग्जाम्पल आपका कंपोनेंट वाला जो था। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं जो कि रिलेटेड है आपका सब लीज में आपको क्या करना होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल सब लीज वाला, पहले पढ़ लेते हैं इसको, सिंपल सा ही है ये भाई। तो क्या कहते हैं एग्जाम्पल में, ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज मशीनरी, लीज रेंटल 10,000 पर एनम पेबल एट एंड ऑफ ईयर, लीज टर्म 5 ईयर ऑन 1/4/19 IBR 10%, ए लिमिटेड सब लीज्ड मशीनरी ऑन 1/4/2020 टू एक्स लिमिटेड,
लीज टर्म इज 4 ईयर, IBR 10% है और लीज रेंटल है 10,000, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसको करने से पहले क्या हमें सबलीज वाला कॉन्सेप्ट याद है? अभी कल ही करा था हमने, लास्ट क्लास में किया था। तो देखिए क्या था वाला कॉन्सेप्ट, ये रहा सबलीज वाला कॉन्सेप्ट आपका। तो सबलीज में क्या था, ये चार्ट से ही समझ आ जाएगा हमें तो पीछे से, ठीक है। तो क्या था, लेसर होता है, लेसी होता है। लेसर जो है लेसी को देता है, इसको आप हेड लीज कहते हो, जो नॉर्मली अभी तक हमने यहाँ पर करते ही आए हैं कि एक लीज होती है जिसमें लेसर जो है लेसी को एसेट जो है लीज पर देता है, और फिर लेसी जो है आगे इसको लीज पर दे देता है। तो क्या होता है इसमें, लेसी अब बन गया है लेसर, ठीक है। अब लेसर जब आपको पता है लेसर होता है तो आपको दो चीज़ें देखनी होती है, ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से करना है या फाइनेंशियल लीज के हिसाब से करना है। लॉजिक आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये लॉजिक क्या है इसका, कि भाई ऑपरेटिंग लीज में अलग ट्रीटमेंट रहती है और फाइनेंशियल लीज में, इसमें तो डायरेक्टली आप इनकम बुक कर देते हो और यहाँ पर आपको रिवेन्यू बुक करना होता है और साथ साथ आप इसकी कॉस्ट भी दिखाते हो। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो लीज टर्म है ना, ये वाली जो सब लीज वाली लीज टर्म है और हेड लीज वाली लीज टर्म है, अगर ये दोनों लगभग सेम है, अगर लगभग सेम है ये वाली, तो आप इसको क्या कहोगे, फाइनेंशियल लीज। जो आप लेसर है इसको फाइनेंशियल लीज मान के इसकी ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही था कि भाई हेड लीज वाली अभी जो क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पर 5 साल है और ये वाली 4 साल है, तो लगभग सेम है। तो आप क्या कहोगे कि अगर ये सेम है तो आप इसको क्या मानोगे, फाइनेंशियल लीज। तो लेसर जो है, देखो अभी हम इसकी बुक में एंट्री करेंगे। अब अगर ये लेसी बना हुआ है तो लेसी बना हुआ है तो एक वाली एंट्री करेगा ही, एसेट भी बुक करेगा, लाइबिलिटी भी बुक करेगा, और साथ साथ लेसर की अपनी बुक्स में एज अ लेसर भी एंट्री करनी पड़ेगी इसको, एज अ लेसर ये FL मान के एंट्री करेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। बाकी एक बात आती थी एग्जाम्पशन की, एज एन लेसी हो सकता था कि इसके पास शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू एसेट हो, तो इसने एग्जाम्पशन ले लियो। अगर यहाँ पर ये एग्जाम्पशन ले लेते तो क्या ट्रीटमेंट रहती है, ये भी हमने यहाँ पर देखा था कि भाई अगर हेड लीज में आपने एग्जाम्पशन अवेल करी है तो सब लीज में आपको OL मानना पड़ेगा। अगर हेड लीज में एग्जाम्पशन अवेल करी है तो सब लीज में OL मानना पड़ता है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था। बाकी जनरल एंट्रीज वगैरह तो आपको आती ही है। लीज रिसीवेबल डेबिट टू राउ एसेट था, रिप्लेस कर देते थे। देखो लेसी जब बताइए, लेसी के फॉर्म में इसने राउ एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी लिखा होगा। अब एसेट तो चली गई ना, जब एसेट ही चली गई तो टू राउ एसेट हो जाएगा। एसेट डेबिट करी थी आपने, अब जो भी उसकी वैल्यू थी 2 में लिख दोगे आप। लीज रिसीवेबल किससे लोगे, अब आप तो लेसर बन गए हो, लेसर बन गए तो सामने वाली पार्टी से लीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन भी देख लेना है कि क्या करना है इसके सोल्यूशन में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हेड लीज है, तो हेड लीज है तो ये इन द बुक्स ऑफ लेसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या करेंगे हम, तो हेड लीज में आप देखो तो कुछ है नहीं, वहाँ पर 10,000 रुपये रेंट है, IBR दे रखा है 10% और 5 साल के लिए है। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसमें आप लिख दोगे राउ डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। राउ का डेप्रेशन लग जाता है और लीज लाइबिलिटी पे आप फाइनेंशियल चार्ज लगा देते हो। तो आपने यहाँ पर एक डेप्रेशन लगाना है, राउ एसेट पे डेप्रेशन लग गया, लीज लाइबिलिटी पे आपने उसको पे भी कर दोगे साथ साथ, जितने रुपये 10,000 रुपये हर साल पे करोगे। और इसका ये 3791 आप फाइनेंशियल चार्ज भी याद है, हम इसकी शीट बनाते, अकाउंट भी बना सकते हैं, वैसे शीट भी बना सकते हैं। तो अकाउंट बनाते थे हम इसमें, तो इसका आपका पे भी करते थे आप इसको बाय फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पर लिखते थे और यहाँ पर पे करते थे, यहाँ पर टू बैलेंस शीट बचता था, ठीक है। तो अब 1 साल का बना दिया ना, 1 साल के बाद जो राउ बच रहा है ना वो इतना बच रहा है। राउ कैसे आया, राउ का 3790875882 माइनस करके ये आ गया आपका राउ। और दूसरा है लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी कैसे आ रहा है आपका, 37908 था, अगर आप अकाउंट बनाते तो यहाँ लिखते आप 37908, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका फाइनेंस चार्ज भी लिख देते 3791, यहाँ पर आप इसका 10,000 पे कर देते थे, यहाँ बैलेंसिंग CD टू बैलेंस CD बच जाता है। ये टू बैलेंस CD है इसका 31699, ठीक है। ये तो हो गया। अब एज अ लेसी अगर आप हो तो आप क्या लिखोगे, यानी एंट्री करोगे। बट मेन बात आती है सब लीज की। यहाँ तक तो आपको आता था। सब लीज में क्या करना है, तो सब लीज की बात करूं, अब आप लेसर बन गए हो, यहाँ पर तो लेसी की आप अगर लेसी अगर हो तो आप ए वाली एंट्री करनी है, हमने समझ लिया। अब आप लेसर बन गए हो, ठीक है। अब लेसर बनोगे तो आपको देखना पड़ता था OL में, OL के हिसाब से करूँ या FL के हिसाब से करूँ, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल लीज। तो ये देखो लगभग सेम है, हमने यहाँ कंपेयर कर रखा था। तो आप इसको FL मानोगे। FL मानोगे तो क्या ट्रीटमेंट रहती है, ट्रीटमेंट हमें लेसर की बुक्स की आती है कि अगर FL है तो कैसे करनी होती है उसमें ट्रीटमेंट। सबसे पहले रिवेन्यू बुक करते हो आप, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू। दूसरी एंट्री में कॉस्ट बुक करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू क्या आता है, डेबिट टू एसेट। मेन चीज़ तो यही है, एसेट जाएगी और आपका उसका कॉस्ट बुक कर रहे हो। जब आती है तो डेबिट करते हो, जाती है तो क्रेडिट कर देते हो, तो टू एसेट। यहाँ पर आपकी एसेट क्या है, राउ एसेट है। तो क्या इसकी एंट्री रहेगी आपकी, वो देख लेते हैं। अच्छा, एंट्री तो हमें पता है, लीज रिसीवेबल डेबिट टू राउ एसेट, हमने लास्ट वाली क्लास में भी जाना था इसको।
अब यहाँ पर लीज रिसीवेबल है, अब ये वाला बंदा जो है अब लेसर बन गया, अब किसी और थर्ड पार्टी से ये पैसे लेगा ना, तो उससे पैसे कितने, इसकी डील कितने में हुई है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर 10,000 में डील हुई है। जरूरी नहीं है कि सेम यहाँ पर हो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है IBR सेम हो, IBR भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये 10,000 है, 10,000 के हिसाब से इसका 4 साल है, तो 4 साल में ये डिस्काउंट कर देगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देगा। जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसकी 31699, ठीक है। किसकी आ रही है, लीज रिसीवेबल की। ये सेम बट आ गया है, बस ये वैसे ही सेम, जरूरी नहीं है कि ये सेम होगा, ठीक है। ये तो बस वैसे ही सेम आ गया। 10,000 था ना रेंट, 10,000 था वो भी, और ये भी सेम था, सारा रेंट चीज़ें सब चीज़ें सेम थी, इसलिए ये सेम आ गया, ठीक है। अभी और एग्जांपल देख लेंगे जहाँ पर डिफरेंट ले लेंगे। चलो, तो लीज रिसीवेबल है 31699, और आपका राउ एसेट जो कितने का था, जो चला गया, अभी तक आपने आप लेसी हो, आपने राउ एसेट ले रखा था, है ना। अब आपने वाला एसेट किसी और को दे दिया, तो क्रेडिट कर दोगे आप। और जो बैलेंसिंग फिगर है, हमने जाना था कि ये P&L में चली जाती है, ठीक है। खत्म हो गया। अब आगे क्या ट्रीटमेंट करोगे, देखो राउ एसेट तो चला गया आपका। अब आपके पास क्या क्या बचता है, एक तो ये लीज लाइबिलिटी है और एक लीज रिसीवेबल है, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं आपके पास, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो लीज लाइबिलिटी जो है आपकी 31699, उसमें देखो 10,000 रुपये आपको हर साल पे करने हैं, और उस पर आपका जो फाइनेंस चार्ज भी लगता जाएगा। और जो लीज रिसीवेबल है वहाँ पर आप 10,000 रिसीव करते रहोगे, और उस पर आपको जो लीज रिसीवेबल पे आप, जैसे यहाँ पर फाइनेंस चार्ज है, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपकी ट्रीटमेंट रहेगी, बाकी डिप्रेशन नहीं लगाओगे आप। देखो ना, आपका राउ एसेट था, राउ एसेट चला गया, अब कौन सी डिप्रेशन लगाओगे आप उस पर। जितने का राउ एसेट यहाँ पर आपने डेबिट करा था, उतने का यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, चला गया आपका राउ एसेट आपसे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है, एग्जांपल में आप देखो, ऊपर वाला तो ये सेम रहेगा केस, ठीक है, ऊपर वाला केस सेम है। अब नीचे वाला केस चेंज कर देते हैं, सब लीज वाला। इसमें क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12,000, और इसको कर देते हैं 11%। ये हो गया आपका, मान लो 11%, और ये हो गया 12,000। अब क्या करोगे, ये नीचे ट्रीटमेंट दिखा रखी है, क्या करनी है इसकी ट्रीटमेंट। तो क्या है आपका, अब आप वो लेसर फाइनेंशियल लीज आपको करनी है, फाइनेंशियल लीज मान के ट्रीटमेंट करनी है। तो सामने वाली पार्टी आपको कितने रुपए देगी, 12,000 रुपये देगी। IBR है आपका 11%, तो 12,000 को 11% से डिस्काउंट करोगे। कितने साल के लिए है ये, 4 साल के लिए है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 साल के लिए था ये। तो डिस्काउंट करोगे तो आपका आ गया ये। तो लीज रिसीवेबल अब आपकी कितनी है, इतनी 37299, और राउ एसेट तो कितने की है, जितने की आपने यहाँ पर लास्ट दिखाई थी, इतने की है। क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पर आपने दे दी ना, सेकंड ईयर के एंड में देते तो अलग बात रहती, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड पे दे दी, तो आपका इतना आपका राउ एसेट बच रहा था यहाँ पर। तो ये चला गया। जो बैलेंसिंग फिगर है आपका, भाई प्रॉफिट होगा तभी तो आपने उसको दिया है, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा सब लीज पे देने का, है ना। ये वाली ट्रीटमेंट करोगे। और रेस्ट क्या है इसमें, लीज रिसीवेबल है, तो लीज रिसीवेबल आपको मिलता जाएगा आपका 12,000 अगले 4 साल के लिए, और साथ साथ आपको इस पर फाइनेंशियल इनकम भी मिलेगी। और जो राउ एसेट है, ये तो चला गया आपका राउ एसेट, बट एक लीज लाइबिलिटी भी थी, वो आपकी बुक में खड़े हुआ है। तो लीज लाइबिलिटी में आपको इसमें पे करने पड़ेंगे 10,000 रुपये, और साथ साथ आपको इस पर फाइनेंशियल चार्ज भी लगेगा 10%। तो ये स्टेप 1 ये यहाँ कर रखे है। आगे का जो ट्रीटमेंट वो ये दिखा रखी है कि लीज लाइबिलिटी जो आपकी इतनी थी, उस पर 10% जो भी बताया मैंने आपको, और इस पर 11% आप जो है फाइनेंस चार्ज लगे, आपको फाइनेंशियल इनकम बनेगी, और 12,000 आप इस पर रिसीव करोगे। ये तो 2 केस हो गए। अब एक और केस लेते हैं कि भाई मान लो कि यहाँ पर 5 साल था ना, ये 5 साल के लिए था, और ये 1 साल के लिए देता है बस, मतलब 4 साल बाद देता है 1 साल के लिए। यहाँ पर 4 साल था, इसको मान लो कि 1 साल हो गया, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे। अब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग लीज है, लेसर जो है अपनी बुक में ऑपरेटिंग लीज मान के इसको ट्रीट करेगा, क्योंकि 4 साल तो यूज़ कर लिया, आखिरी साल में दे दिया बस 1 साल के लिए, तो ऑपरेटिंग लीज मान लेंगे इसको। तो क्या है, तो अगर हेड लीज की बात करें, हेड लीज में क्या करोगे, जो अभी हमने सीखा है वही एग्जैक्टली सेम है, जो अभी हमने यहाँ पे सीखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला एग्जैक्टली यहाँ पर वही सेम कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम सब लीज पे। सब लीज में क्या एंट्री है, सब लीज में OL मान के ट्रीटमेंट करोगे। सब लीज में क्या है, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप बुक कर दो, बस आपको जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं। अब क्या है, आपको ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, वैसे तो लेसर का ऑपरेटिंग लीज का क्या करते हैं फिर भी बताता हूँ आपको। ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझा था कि लेसर की बुक्स में कैसे करते हैं। लीज रेंटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर लीज टर्म ऑन SLM बेसिस। तो कुछ नहीं है, जो 12,000 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपको, उसको आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L ऐसे लिखना है, बस दैट्स इट। हर साल लिखना है, 1 साल के लिए है वैसे तो यहाँ पर, तो जो भी आपको यहाँ पर मान लेते हैं 12,000 रुपये में डील हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L में सीधा रिकॉग्नाइज कर देना आखिरी साल के लिए, बस और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। ये खत्म होता है आपका सब लीज वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन वाले को भी समझ लेते हैं, वो भी काफ़ी आसान सा है। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में, और उसका एक क्वेश्चन करेंगे फिर और तो कुछ बचा नहीं है, लास्ट यही बचा है। तो आइए देखते हैं क्या है
फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड एस 116। तो क्या होता है इसमें, ओल्ड इंड एस था 17, ठीक है। ओल्ड इंड एस में लेसी और लेसर। अब लेसी OL और FL पहले देखते थे भाई, OL है या FL है। OL है तो अलग ट्रीटमेंट रहती थी, FL है तो अलग। FL है तो वही जो अभी हम सीखते हैं ना, राउ एसेट वाली और लीज लायबिलिटी वाली, वही ट्रीटमेंट रहती थी। और लेसर का तो आज भी वही है जो पहले था। OL और FL को आज भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले भी डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब लेसी अपनी बुक्स में राउ एसेट को बुक करता था और लीज लायबिलिटी को बुक करता था, और अगर OL होता था तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट करता था, है ना। अब क्या हो गया, अब आगे 116। अब 116 तो ऐसा डिफ्रेंशिएट करवाता नहीं है आपको लेसी की बुक में, उसने तो बोलता है राउ डेबिट टू लीज लायबिलिटी आप बुक करना, लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने अभी तक ये इंड एस 116 स्टार्ट हुआ आपका 1/4/2019 से, ठीक है। तो 1/4/2019 से चेंज आया है वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग लीज वाली जो बात है, ऑपरेटिंग लीज अभी तक 31/3/2019 तक फॉलो कर रहे होंगे आपको, है ना। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इंडिया एक्स ने 3 ऑप्शन दिए हैं हमें कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। पहला तो मेथड आता है आपका फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, दूसरा आता है सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड, तीसरा आता है आपका सिंपल मेथड, प्रोस्पेक्टिव मेथड। अब इसमें करना क्या होता है वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर 3 मेथड आ रहे हैं। पहला क्या है आपका फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। फुल रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट कमेंसमेंट डेट, मतलब बैक डेट पे जाके आपको लीज लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है वैसे भी जनरल टर्म्स में। और क्या कहता है इसमें, और क्या करना है, यूज IBR ऑफ बैक डेट, और IBR भी पुराने वाला यूज करना है। लास्ट ईयर फर्स्ट डेट रिकॉर्ड राउ एंड LL, ये लिखा हुआ है, अभी समझेंगे क्या मतलब है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। आगे कहता है सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या करना है। सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे यूजिंग IBR ऑफ फर्स्ट डे ऑफ ईयर एंड प्लस इसके साथ साथ कैलकुलेट राउ एसेट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस यूजिंग सेम IBR एज LL। तो यहाँ पर एक LL की बात करिए और एक राउ की बात करिए, समझेंगे अभी क्या कहता है, आगे देखते हैं क्या है। सिंपल मेथड या प्रोस्पेक्टिव मेथड कहो, जो भी कह लो। और क्या करना है इसमें, कैलकुलेट राउ एसेट एंड लीज लायबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, दोनों निकाल लेंगे। प्रोस्पेक्टिव मेथड है तो प्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या करेंगे आप, और IBR ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव मेथड, और ये एक तरह से दोनों का कॉम्बो हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, एग्जाम्पल से समझेंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका आता है फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या करना है, पहले वो समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। देखो ये रहा आपका एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये पूरी टाइमलाइन दे रखी है। IBR है आपका 12%। स्टार्टिंग में आपका IBR था, जब इस डेट से आपने लगाना शुरू हुआ तो आपने 12% था, फिर ये वाला साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, इस 1/4/2019 को आपका आ गया इंड एस 116, ठीक है। ये है फर्स्ट डे IBR है 10%, ठीक है। अब फर्स्ट डे पे IBR है आपका 10%। अब कह रहा है कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड लगाओ। तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या होता है, आपको यहाँ पर भी हमने पढ़ा था क्या करना होता है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट कमेंसमेंट डेट, बैक डेट पे लीज लायबिलिटी निकालनी है, और IBR यूज़ करना है बैक डेट का, लास्ट ईयर फर्स्ट डेट, ठीक है। अब ये यहाँ तक अभी अब बात करो, यूज़ IBR ऑफ बैक डेट। अब ये क्या कह रहा है ये भी बताता हूँ, यहाँ तक समझ आता है हमें कि कमेंसमेंट डेट पे आपको जो है अपन लीज लायबिलिटी निकालनी है, और साथ साथ कह रहा है कि IBR यूज़ करना बैक डेट वाला, ठीक है। दोबारा पढ़ाऊँ क्या कहता है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट कमेंसमेंट डेट, बैक डेट मतलब रेट्रोस्पेक्टिव है ना, पहले से निकालनी पड़ेगी, और यूज़ IBR ऑफ द बैक डेट, ठीक है। यूज़ कर लेंगे पुराने वाला ये IBR ये रहा। अब रेट्रोस्पेक्टिव मेथड पे जाएंगे कैसे, पीछे कैसे जाएंगे। आपकी लीज लायबिलिटी 1-1 लाख रुपया इसका लीज रेंटल था, ठीक है। अब आप कौन हो, आप लेसी हो, लेसी में ही तो लफड़ा है, लेसर में तो कोई लफड़ा ही नहीं, लेसी में ही तो लफड़ा है, तो लेसर की बुक का ही समझ रहे हैं हम। तो 1-1 लाख रुपए रेंट था 5 साल के लिए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड वो कह रहा है लीज लायबिलिटी निकालो बैक डेट से। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आज, तो अब मुझे क्या है 116 के हिसाब से करनी है ट्रीटमेंट, वो कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लगाओ। तो 1-1 लाख रुपये आपने 5 साल के लिए देने थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप 116, अगर समझो कि आप 116 यहाँ से आ रखा है, तो आप क्या करते, 1-1 लाख रुपये को डिस्काउंट कर देते 12% के हिसाब से। मान लो कि आपने यहाँ 116 यहाँ पर ही आ गया, तो आप इसको डिस्काउंट करते 1-1 लाख को 12% के हिसाब से आपका आ जाता है ये 360,497। एंट्री करते हैं आप राउ डेबिट टू LL, सिंपल चीज़ है। तो आपका राउ और LL तो फिलहाल सेम ही है। अब आगे क्या करना है आपको, अब
1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, आपको तो इस डेट से मतलब है ना, आज इस डेट पे खड़े हो आप, है ना, जिस दिन फर्स्ट डे है आपका, जिस दिन से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वो इंड AS 116। तो अब क्या करना है, राउ एसेट का क्या ट्रीटमेंट करोगे, LL का क्या ट्रीटमेंट करोगे। अभी तो आप यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ का आपका आ गया ये 360 आ गया, यहाँ का भी 360 आ गया, ठीक है, 497 इस डेट का आपने निकाल लिया। लेकिन इस डेट का क्या मतलब, आपको तो इसका चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ आना है तो क्या करोगे, 2 चीज़ें हैं आपका। एक तो देखो राउ पे तो दिक्कत ही नहीं है, जो राउ है आपका यहाँ पर आपका 360497 जो राउ है, इसको तो आप वैसे भी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से इसको आप लगाते थे, तो 3 साल का तो ये हो चुका है, तो मतलब ये बचा 40%। दो चीज़ें कर सकते हो, 60% माइनस कर दो या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 40% से। देखो राउ एसेट है आपका, राउ इसको आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं आप हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू खड़ी हो जाएगी, ठीक है। या तो सीधा इसको 40% से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई है। दूसरी आती है आपकी लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी का ऐसा सीन नहीं है, उसकी आप बनाते हो लीज लाइबिलिटी शीट बनाते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो। देखो या तो लीज लाइबिलिटी शीट बना लो, लीज लाइबिलिटी शीट में क्या अकाउंट बना सकते हो, क्या रहेगा आपका, पहले दिन आप 360497 लिखोगे, उस पर आप फाइनेंशियल चार्ज बुक करोगे, ऐसे लिखते थे ना 360497 यहाँ लिखोगे, उस पर यहाँ पर आपका 12% के हिसाब से फाइनेंशियल चार्ज बुक करोगे, 1 लाख रुपए पे करोगे, यहाँ अमाउंट आएगा आपका। फिर अगले साल भी यही करोगे, तो फिर तीसरे साल भी यही करोगे, ठीक है। एक तो तरीका है ये 3rd ईयर के एंड पे आने का, क्योंकि यहाँ पहुँचना है आपको, यहाँ खड़े हो यहाँ पहुँचना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्मार्टली अगर देखो तो आप ये जो 2 साल का 1-1 लाख रुपये है, इसको आप यहाँ पर ले आओ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो इसकी 12% के हिसाब से, सिंपल है। 1-1 लाख रुपए यहाँ पर जो देने रहते हैं आपके, एक वाला और एक वाला, इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पर वही वाली अमाउंट आ जाएगा जो आपका ऐसे आएगा। तो 2 तरीके हैं, आपका लाइबिलिटी शीट भी बना सकते हो या स्मार्टली ऐसा भी कर सकते हो। इन 1-1 लाख का ये जो 2 लाख है, इसको 12% से डिस्काउंट करके आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका समझ आ गया आपको कि यहाँ से यहाँ कैसे आना है, राउ एसेट का भी और लीज लाइबिलिटी का भी यहाँ तक कैसे पहुँचना है। अब आगे क्या करना है, इतना तो आप कर लोगे, आगे क्या करना है, कह रहा है चेंजेस विल बी मेड ऑन 1/4/2018। अब क्या है, यहाँ पर आपने 1/4/2019 की तो वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब 1/4/2019 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट थी लास्ट कौन सी, 18-19, ठीक है। 18-19 की बैलेंस शीट थी लास्ट वाली जो है, यहाँ पर लिखा है लास्ट ईयर फर्स्ट डेट रिकॉर्ड ROU एंड लीज लाइबिलिटी, लास्ट ईयर फर्स्ट डेट, यहाँ से अप्लाई हुआ है, ये तो फर्स्ट डे है, डेट की बात करो। अब यहाँ से आपका ये 116 अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, ये कह रहा है लास्ट ईयर चले जाओ और उसके फर्स्ट डेट पे रिकॉर्ड कर दो ROU और लीज लाइबिलिटी। ऐसा क्यों कह रहा है ये, इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि देखो भाई, अभी तक आप ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से कर रहे थे, तो ना ही ROU था वहाँ पर, ना ही लीज लाइबिलिटी थी। अब क्या कह रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड लगाओ, पहले दिन पे आ जाओ, फिर आ जाओ आप इस डेट पे कि इस दिन के आखिरी में कितना इसका वैल्यू है, ठीक है। अब अपने यहाँ पहुँच गए, इस दिन की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है ये जो ROU और लीज लाइबिलिटी इस दिन को है ना, वो लास्ट ईयर के फर्स्ट डेट पे आप आके उसको बुक कर दो। बट एक चीज़ समझ लेना, अभी तक जो हमने बातें करी वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, एक्चुअल में क्या करना है वो बताता हूँ अब मैं आपको। कुछ नहीं करना आपको, एक्चुअल में जो इंड AS कहता है ना, वो ये कहता है कि ये जो 18-19 की बैलेंस शीट है ना, उसमें भी चेंज लाना है आपको, उसको चेंज करना है आपको। 18-19 की बैलेंस शीट में आपने ये बुक नहीं कर रखा, जो आपका ये राउ है और LL है, आपको इस 18-19 की बैलेंस शीट में भी बुक करना है। माना ये 1/4/2019 से एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन ये 18-19 के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है कि 18-19 की बैलेंस शीट में आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि पहले आप इस दिन का बैलेंस निकाल लो। अभी तक जो बातें थी वो समझने के लिए थी, दोबारा बोल रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में करना क्या होता है। अब आपको क्या करना होगा कि 1/4/2019 से आपका ये स्टार्ट होता है लगना, कुछ नहीं करना आपको। पहले तो स्टार्टिंग का पहले दिन का रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है, IBR 12% है, उस हिसाब से आप पहले दिन का बैलेंस जैसे निकाला था ना अभी हमने, वैसा ही निकालना है। अब आपको इस दिन का बैलेंस चाहिए, इस दिन का बैलेंस चाहिए तो आपको ये 3 साल के लिए नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। आपका यहाँ का बैलेंस आ जाएगा, 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाओगे, यहाँ का बैलेंस आ जाएगा। और आपकी लीज लाइबिलिटी भी उतनी ही थी, लीज लाइबिलिटी भी यहाँ की कैसे आ जाएगी, आपकी लीज लाइबिलिटी शीट या लीज लाइबिलिटी अकाउंट बना के आपका यहाँ का भी बैलेंस आ जाएगा। तो इस डेट का आपको बैलेंस निकालना है। फिर 1 साल के लिए आप यहाँ पर इस डेट का बैलेंस निकाल लोगे ना, इस डेट का बैलेंस निकाल लोगे तो एक एंट्री मार देना राउ टू LL, ठीक है। राउ टू LL एंट्री मार दोगे, डिफरेंस जो आपका वो रिटेन अर्निंग में चला जाता है, वैसे ही बता रहा हूँ, आगे चल के एक क्वेश्चन भी करेंगे हम। वैसे तो इस दिन का बैलेंस निकाल लोगे, राउ टू LL बुक करोगे, आपने राउ भी लिख दिया, LL भी लिख दिया। राउ पे आप फिर 1 साल का जो डेप्रेशन लगेगा वो डेप्रेशन में चला जाएगा, और जो लीज लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी बुक करोगे आप। ये 2 चीज़ें करनी है आपको, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि 18-19 की बैलेंस शीट में भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आप ये रेट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो तो 18-19 की बैलेंस शीट में भी चेंज होगा। देखो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही कि बैक डेट से, है ना, तो 1/4/2019 से तो ये एप्लीकेबल हो रहा है, बट आप क्या कह रहे हो, पीछे वाला भी चेंज करूंगा मैं, 18-19 भी चेंज करूंगा इसको, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है तो इसलिए 18-19 को चेंज करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया पहले वाला मेथड। दूसरा मेथड क्या आता है, अभी ये वाला समझते हैं पहले, ऑप्शन 3 प्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है। कह रहा है प्रोस्पेक्टिव मेथड में राउ एसेट निकालो और लीज लाइबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, डेट की बात नहीं, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे इस दिन को आप निकाल लो, क्या राउ एसेट भी निकाल लो और आपका लीज लाइबिलिटी भी निकाल लो। IBR कौन सा लेंगे, इसमें तो हमने पुराने वाला IBR लिया था, इसमें आपको नए वाला IBR लेना है, IBR ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो IBR ले लोगे नए वाला। कैसे निकालोगे, देखो आपको यहाँ पर लीज रेंटल तो पता ही है 1-1 लाख रुपए है, IBR भी पता ही है, तो क्या करना है आपको, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा था, अब देखो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है, सब चीज़ भूल जाओ। यहाँ पर आपको राउ जो है वो उस पर डेप्रेशन करके निकालना है और लीज लाइबिलिटी है उसकी आप बना लेना, लीज लाइबिलिटी शीट या लीज लाइबिलिटी अकाउंट बना के आप इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका वाला बैलेंस आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन 3 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप खड़े हो, फर्स्ट डे आपका 1/4/2019, इस दिन का बैलेंस चाहिए, पीछे का कोई लेना नहीं है अब आपको, ठीक है, पीछे वाले को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव मेथड है। प्रोस्पेक्टिव मेथड में आपको आज से चेंज करना है जो करना है, तो आपको क्या करना है, 1-1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे आप, किस रेट से, 10% के हिसाब से, बस राउ डेबिट टू LL एंट्री आ जाएगी आपकी 1/4/2019 को। फिर 18-19 की बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं करना आपको, सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या था, ऑप्शन 2 था आपका सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड। पहले मैं बता देता हूँ आपको सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड में करना क्या होता है आपको। सेमी प्रोस्पेक्टिव, देखो आपको तो 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपको राउ एसेट और दूसरी चीज़ चाहिए लीज लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बता रखी है। वैसे कह रहा है कैलकुलेट लीज लाइबिलिटी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर यूजिंग IBR ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। कुछ नहीं, कह रहा है लीज लाइबिलिटी निकाल लो। लीज लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, ये 1-1 लाख रुपये आपको जो पे करने हैं ना अगले 2 साल में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट डे बोला है ना, फर्स्ट डे, ये रहा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इस दिन आप खड़े हो, कह रहे लीज लाइबिलिटी निकाल लो। जो आपका IBR है, IBR फर्स्ट डे ऑफ द ईयर IBR है आपका 10% के हिसाब से इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लीज लाइबिलिटी आ गई, लेकिन राउ एसेट भी निकालनी है। तो राउ एसेट के लिए डिफरेंट चीज़ बोलता है, कहता है राउ एसेट में आप लगाओगे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। 2 चीज़ें हैं, एक है आपका राउ एसेट और एक होता है लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी के लिए कह रहा है ये प्रोस्पेक्टिव मेथड लगाना है, राउ एसेट के लिए कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड लगाना है। तो लीज लाइबिलिटी तो समझ आ गया प्रोस्पेक्टिव मेथड से, और राउ एसेट कैसे निकालोगे, पहले तो आप पहले दिन पे निकालो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 साल से डिस्काउंट करके जो भी पुराने वाला रेट है उससे डिस्काउंट करोगे। अच्छा अब 1 मिनट रुको, यहाँ पर पहले दिन की वैल्यू निकालनी है, पुराने वाले रेट से निकालेंगे या नए वाले रेट से निकालेंगे, मतलब 12% से निकालूंगा या 10% से निकालूंगा। तो हम रेट्रोस्पेक्टिव मेथड कर रहे हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में हमने जाना था कि भाई ये तो पुराने वाले रेट से निकालना होता है, बट यहाँ पर बोल रखा है, कह रहा है कैलकुलेट राउ एसेट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, बट IBR जो है आपको सेम ही यूज़ करना है, जो आपका अभी वाला नया वाला फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे 10% जो था। इस केस में जो ऑप्शन 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ऑप्शन 2 में आपको रेट्रोस्पेक्टिव मेथड तो लगाना है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से आप कैलकुलेट करते हुए आओगे, इस डेट तक आओगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, इसी डेट पर कैलकुलेट कर लेते हो, पर रेट्रोस्पेक्टिव में पीछे जाते हो फिर आगे आते हो, तो यहाँ पर पीछे जाके आगे आना है, बट IBR वही रहेगा आपका। तो पीछे जाके आगे कैसे आओगे, 16 स्टार्टिंग में कैसे निकाल लोगे आप, आपका 1-1 लाख रुपये रेंट था, 10% के हिसाब से डिस्काउंट करोगे, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक पहुँचना है आपको, तो यहाँ तक पहुँचना 3 साल के लिए डेप्रेशन करोगे तो यहाँ पर आप अपने आप ही आ जाओगे, तो राउ एसेट भी आ जाएगा और आपका लीज लाइबिलिटी भी आ जाएगा। ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगर डिफरेंस आ सकता है इसमें, बिल्कुल आ सकता है भाई। राउ एसेट आप अलग तरीके से निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी अलग तरीके से, डिफरेंस आएगा तो आप उसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल देना। अब एक क्वेश्चन है इसका, सेम इसी बेसिस पे फटाफट कर लेंगे 2 मिनट में, कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, सेम इसी बेसिस पे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 43, इसको देख लेते हैं कि इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या करना है। तो इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। आ रिटेलर लेसी एंटर्ड इनटू 3-year लीज ऑफ रिटेल स्पेस बिगिनिंग ऑन 1/4/2017 with 3 annual lease payment of 2 लाख due on 31 मार्च 18, 19 और 20 respectively. The lease is classified as an operating lease under Ind AS 17. The retailer initially applies Ind AS 116, ठीक है।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनुअल पीरियड बिगिनिंग 1/4/2019 तभी से एप्लीकेबल था। द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन 1/4/2019 10% एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज 1/4/2017 12%। द राउ एसेट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर द लीज टर्म। Assume that no practical expedients are elected. The lessee did not incur initial direct cost. There is no lease incentives and there is no requirement for the lessee to dismantle and remove the underlying asset and restore the site on which it located or restore the underlying asset to the condition under the terms and condition of the lessee. What would be the impact for the lease using all the following transitional approach? तो कौन कौन सी है कह रहा है, पहले तो रेट्रोस्पेक्टिव लगा लो, फिर मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, अल्टरनेटिव वन, वही 3 मेथड लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेते हैं। 3 साल की लीज है, शॉर्ट में बताता हूँ, और ये 3 साल की लीज है तो 2-2 लाख रुपए इसको 3 साल के एंड में देने हैं। पहले साल देगा 31 मार्च 18 को, फिर 19 को, फिर 20 को भी देगा। ठीक है, कह रहा है अभी तक हम इंडिया 17 यूज़ कर रहे थे। 17 में क्या था कि ऑपरेटिंग लीज मान रहे थे हम, ऑपरेटिंग लीज से ही तो लफड़ा था, हमें ऑपरेटिंग लीज मान रहे थे, तभी तो हमें अब सारा इसमें राउ और एल बुक करना पड़ेगा। और 1/4/2019 से स्टार्ट होता है आपका 116 लगना, 10% था उस दिन रेट, और पहले की बात करें तो 17 से ये जो है 12% रेट था। बाकी इसमें जो भी सारे आपके आप FLP निकालते हो तो वो कई सारी चीज़ें और भी रहती हैं, वो सब का यहाँ पर लेना देना नहीं है। कह रहा वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या करोगे वो बता दो। ठीक है, 2-2 लाख रुपये इसका रेंट है। तो आओ इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन में। तो क्या कहता है, तो सबसे पहले हम रेट्रोस्पेक्टिव मेथड सीखा है हमने, तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से क्या रहता है वो समझते हैं। तो 1/4/17, 1/4/18, 1/4/19, 1/4/20, तो 2-2 लाख रुपए आपने पे करने थे। ये रहा आपका 1/4/2018 को, 19 को और 20 को 2-2 लाख रुपए थे। लेसी अब लेसी अब क्या कहता है कि मैं तो ऑपरेटिंग लीज मान के 17 लगा रहा था अभी तक, है ना, 12% IBR था, और SLM के हिसाब से आपका जो है डेप्रिसिएशन लगता है। अब आपने चूज़ किया रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगी। अब देखो 1/4/2019 को आपने यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, 1/4/2019 पे है अभी हम। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में आपको क्या समझ आता है, 18-19 की बैलेंस शीट में भी आपको चेंज करना होता है ना। तो करना क्या रहेगा हमें इसमें, 1/4 सबसे पहले आप क्या कर लो, ये 2-2 लाख रुपए 1/4/2017 से आपने ये लीज में आपने एंट्री एग्रीमेंट में एंट्री करा है। ठीक है, क्या बोला था आपने कि 2-2 लाख रुपए दोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 12% के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लो 12% के हिसाब से, तीनों का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाओगे आप। अब यहाँ पर आने के बाद 2 चीज़ें रहेंगी आपके पास, राउ भी रहेगा, लीज लाइबिलिटी भी रहेगी। राउ अब आपको पहुँचना है यहाँ पर, अब 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो भाई, जितना आपका आएगा राउ उसको 3 से डिवाइड करोगे, 1 साल का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाओगे आप, यहीं पर ही तो आना था। और आपका दूसरा लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी में क्या रहेगा, जितने भी आपकी लीज लाइबिलिटी है उस पर 12% का ब्याज रहेगा, और 2 लाख रुपये आप पे कर दोगे तो ये वाला बैलेंस भी आ जाएगा। तो आपको यहीं पर ही आना था, यहाँ का दोनों का बैलेंस आ जाएगा, आपका राउ का भी लीज लाइबिलिटी का भी। एंट्री कर देना, जितना राउ है जितना LL है उससे राउ टू LL बैलेंस जो डिफरेंस है वो आपका P&L में चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम देखते हैं नीचे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। पहले तो 1/4/2017 को आपने बैलेंस निकाला, राउ का भी और LL का भी। राउ का कैसे निकाला होगा और LL का कैसे, दोनों का तरीका तो सेम है निकालने का। 2 लाख का 3 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 12% के हिसाब से, ये दोनों का सेम ही आएगा। उसके बाद आपने अब बैलेंस निकालो, आपको चाहिए 1/4/2018 का बैलेंस, क्योंकि 18-19 की बैलेंस शीट के बिगिनिंग का बैलेंस चाहिए होता है। तो राउ कैसे आएगा आपका, ऐसे आ जाएगा, अभी सीखा हमने। ठीक है, 480,480,366 था, 3 साल से डिवाइड करके 1 साल का आपका डिप्रेशन आ गया। लीज लाइबिलिटी थी इतनी, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जो पेमेंट करी वो पे कर दिया, ये आपका आ गया 338,010। एज पर लाइबिलिटी शीट बनाते तो भी यही आता आपका एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में। अब जनरल एंट्री क्या करोगे, राउ टू LL, राउ अलग है LL अलग है, डिफरेंस का डाल दोगे रिटेन अर्निंग में। ये तो बात हो गई आपकी, ऐसे करना है। अभी एक चीज़ और है इसमें, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है, तो आपको क्या है, अब 18-19 में चेंज लाना पड़ेगा ना। अब आपका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो आ गया 1/4/2018 का, बट 18-19 में भी तो जनरल एंट्री मारोगे ना। राउ है LL है, राउ पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, LL पे आप उस पर जो लीज लाइबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और आपका 2 लाख रुपए भी इस साल में पे करने पड़ेंगे। ये सब आपको दिखाना है। अब आप भूल जाओ कि आप 17-17 यूज़ कर रहे थे, अब आपने 1/4/2018 की पे आपने एंट्री डाल दी है राउ टू LL। अब पूरे साल वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जो आप एज अ नॉर्मल लेसी करते 116 में। तो क्या करोगे आप, इंटरेस्ट बुक कर दोगे, डेप्रिसिएशन दिखा दोगे राउ पे, और बैलेंस जो है वो जो 1-2 लाख रुपये पेमेंट की बात थी वो कर दोगे। और
इसमें एक चीज़ बोलता है, ये तो आपने एंट्री कर ली बड़े आराम से 18-19 की, 19-20 की भी ऐसे ही करनी है जैसे 18-19 की करते हैं। 19-20 करंट ईयर है, यही तो 3 एंट्री होती है, इंटरेस्ट, डेप्रेशन और जो है पेमेंट कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात आती है, कहता है अगर कोई लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट है, रिजर्व में रखा हुआ है आपने कोई पैसा, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट होता था 17 के हिसाब से आप वहाँ पर बैलेंस रखते थे, ठीक है। अगर वहाँ पर जैसे यहाँ पर राउ में और आपका लीज लाइबिलिटी में बैलेंस पड़ा रहता है ना, पहले था आपका लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, तो वहाँ पर अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 1/4/2018 को कोई बैलेंस पड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप कैंसिल कर देना, किससे, रिटेन अर्निंग से कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। कोई बैलेंस है तो आप उसको रिटेन अर्निंग से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। अब हम सीखते हैं पहले प्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मेथड सीखते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे। तो प्रोस्पेक्टिव मेथड होता है तो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे नहीं जाना, आज से ही करना है जो करना है। तो सबसे पहले आज आप कर रहे हो 1/4/2019 को, है ना, आज से एप्लीकेबल हुआ है, तो क्या करना है आपको, आगे की रेंट कितनी थी, 2 लाख, और आज का जो है आज का APR था 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपको अगर मैं इससे दिखाऊँ, अगर आप यूज़ करते हो प्रोस्पेक्टिव मेथड, यहाँ पर खड़े हो तो इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10% के हिसाब से, वही आपका राउ है, वही आपका LL है, ठीक है। तो यही करना है, आ जाओ कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ राउ एसेट 1/4/2019 विल बी इक्वल टू, इतना आया है इसका, इसने निकाल लिया 2 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, तो एंट्री मार दी, सेम ही है क्योंकि बस, और कोई वही बता रहा है। इक्वलाइजेशन अकाउंट में कुछ हो तो आप उसको कैंसिल कर दो रिटेन अर्निंग से, और बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव मतलब पिछले साल वाली जो 18-19 है वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और 19-20 में भी यही 3 सेम एंट्री रहेगी। अब आते हैं हम करंट वाले पे, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, दोनों ही चीज़ें यूज़ करनी है। तो कैसे करोगे आप, वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या था, याद है आपको, दो चीज़ें रहती हैं, एक लीज लाइबिलिटी और एक आपका राउ एसेट। लीज लाइबिलिटी के लिए क्या बोलेगा वो, लीज लाइबिलिटी के लिए कहेगा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 10% के हिसाब से, इतना बोला है। लीज लाइबिलिटी के लिए कह रहा है प्रोस्पेक्टिव मेथड यूज़ करना है। राउ एसेट के लिए क्या कहेगा, कहेगा कि पहले तो पहले दिन पे आ जाओ, 2 लाख को डिस्काउंट कर दो, 12% के हिसाब से नहीं करना, 10% के हिसाब से करना है, ये वाली चीज़ अलग है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड तो यूज़ करना है, बट इसमें 12% नहीं यूज़ करना, 10% के हिसाब से आप पहले दिन पे आ जाओ, फिर डिस्काउंट करो, फिर यहाँ पर पहुँच जाओ आप, ठीक है। 1/4/2019 पे आ जाओ फिर डिस्काउंट करके, डेप्रेशन लगा के। अब कैसे करना है इसका देखो, पहले तो राउ एसेट की बात कर रहे हैं, कह रहा है पहले 1/4/2017 पे क्या इसकी वैल्यू है वो निकाल ली मैंने, फिर 2 साल के लिए डेप्रेशन लगाना था वो भी लगा दिया। अब इतना बैलेंस आ गया 1/4/2019 को। फिर बात करते हैं लीज लाइबिलिटी की। लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, वो तो बड़ा सिंपल था, 1 साल का पीछे खींच दो बस। तो राउ टू एल तो लिखना ही पड़ेगा आपको, एंट्री तीनों ही केस में, क्योंकि अभी तक ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो। अब आप शिफ्ट हो 116 पे, तो 116 तो यही है भाई, राउ टू एल लिखना पड़ता है आपको, डिफरेंस रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ये आपने एंट्री कर दी। अब क्या इसमें आपने तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड भी यूज़ करा है और प्रोस्पेक्टिव भी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, आपको 18-19 में कोई भी चेंज नहीं करना, 18-19 की बैलेंस शीट जैसे थी उसको वैसे ही रहने देना, वो सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में आपको चेंज करना होता है। यहाँ पर सिर्फ आप 19-20 में जो 3 एंट्रियाँ रहती हैं आपकी, 2 लाख पे कर देना, उस पर इंटरेस्ट लगा देना, उस पर डेप्रेशन लगा देना, जो आपका ऊपर आया आपका राउगोरल, बस। इसमें 18-19 में आपको नहीं जाना, ठीक है। 18-19 में जो चेंज आता है वो पहले वाले केस में ही आता है, दूसरे और तीसरे केस में 18-19 में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है आपका इंड AS 116। अब एक आध 2 छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि कुछ चेंजेस आए, अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट नहीं है, वो एडिशंस हैं। ये जितना अभी तक पढ़ाया ये तो पढ़ना ही है आपको, जो एडिशंस हैं वो अलग से पढ़नी है आपको। उसके लिए शर्मा सर ने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो आप वो डायरेक्टली वहीं से ही देख लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एडिशंस है, यहाँ पर आपको देख सकते हो। ये आपको वहाँ से भी यानी पूरा मिल जाएगा, जो भी नोट्स हैं सारे वहीं से उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वाली वीडियो देख लेना डायरेक्टली शर्मा सर की, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर समझा रखी हैं, ठीक है। तो एडिशंस हैं जो अभी तक पढ़ा है, कोविड से रिलेटेड है। कोविड आ गया तो फिर लीज रेंटल चेंज हो गए लोगों के, किसी का 10,000 रेंट था उसने माफ़ कर दिया भाई, 3 महीने का मत दियो, तो क्या क्या चेंज आएंगे उस हिसाब से, तो वो देख रहे हैं भाई। ऐसे इसमें क्या क्या चेंज है कि भाई 20,000 था, 10,000 था, या जो भी रेंट था थोड़े टाइम के लिए कम कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके जो आप ट्रीटमेंट करते आए हो वो है, ठीक है। एडिशंस है, जो अभी तक करना है वो तो करना ही है आपको, जो अभी तक पढ़ा है। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात, इस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आपको दिख जाएगी ये वाली वीडियो, ठीक है। और नोट्स तो मैं देता ही हूँ आपको। दूसरी चीज़, 116 तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे 115, आने वाली क्लासेज और रहेंगी वो 115 की रहेंगी, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा उसको भी करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कराया है मैंने आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसमें भी आप देखोगे तो लास्ट में हैजिंग वाला पार्ट आता है। 19B से लेकर 20 और 21 ये 3 वीडियो है, 19B 20 21 ये 3 वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। उसमें आपका जो है हैजिंग वाला कॉन्सेप्ट कवर होता है। हैजिंग वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हैजिंग से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ क्या है, एसएफएम में भी बात करूँ तो डेरिवेटिव और फॉरेक्स, वहाँ पर भी आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाता है। हैजिंग को करने के बाद आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो वाली वीडियो जरूर देख लेना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑलरेडी 22 के 22 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये खत्म होता है आपका यहीं पर इंडेक्स 116। अब मिलते हैं हम 115 में। एंड आई होप आपको 116 पढ़ने में मज़ा आया होगा काफ़ी। अब हम मिलते हैं 115 में। बाकी इसको लाइक ज़रूर कर देना यार, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं हम 115 में।